दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसबी मैथ सर। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम क्या सीखेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जो घंटी का निशान है, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में विस्तार से, और जो भी डाउट है आपको वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपका डाउट को क्लियर कर सकें। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होती है एलसीएम और एचसीएफ। इसको हम बोल सकते हैं लसप और मसप, लसप और मसप। ये होते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट अधिकतम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ये हम सीखेंगे। और उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब ये होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म, ये होती है एलसीएम की फुल फॉर्म। इसको बोल सकते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। अब हम इसके बारे में सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हमारे पास आया फैक्टर। फैक्टर का अर्थ भी पता होना चाहिए। गुणनखंड, गुणनखंड, इसमें आपको इस फैक्टर, गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? इसका गुणनखंड। गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं? गुणनखंड होता है कोई भी संख्या दे रखी है, उसके हम क्या क्या गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 8 दे रखा, तो 8 में किस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो इसका गुणनखंड होगा। जैसे 8 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, तो 8 का 2 एक गुणनखंड है। 8 में 4 का भी भाग जाता है, इसका मतलब 8 का एक गुणनखंड 4 भी है। अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी बड़ी संख्या में भाग चला जाए, ऐसी संख्या जो किसी बड़ी संख्या में भाग चला जाए अपवर्तक कहलाता है। जैसे कि हमारे पास 38 है, 38 में 1 का भाग चला जाता है तो वो 38 का एक अपवर्तक है। 19 है तो ये क्या है? 38 के अपवर्तक है। 2 है, ये क्या है? 38 के क्या है? अपवर्तक है। तो आ गया समझ अपवर्तक क्या होता है? किसी भी संख्या का बड़ी संख्या में भाग चला जाए वो होता है अपवर्तक। अब हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ क्या होता है वो ज्ञात करेंगे। मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में, जो दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, हम उसे कहते हैं एचसीएफ या मसप, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम कहते हैं मसप या महत्तम समापवर्तक। अब हम, ये हो गई मसप की परिभाषा। अब हम सीखेंगे मसप ज्ञात कैसे करते हैं। हम सीखेंगे मसप ज्ञात करना। मसप ज्ञात करना, कैसे मसप ज्ञात करते हैं वह अब हम सीखेंगे। मसप ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। सेकंड है हमारे पास भाग विधि। कौन सा है? भाग
विधि। फर्स्ट क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, और सेकंड है भाग विधि। जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर आ रहा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कैसा लगा आपको। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सरल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, दी गई संख्या का, जो हमारे पास दी गई संख्या है उसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद दोनों में से जो कॉमन पद आता है, कॉमन फैक्टर आता है हमारे पास, उसको हम लेते हैं, वो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। कैसे होगा, जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताता हूं। मेरे पास एक 12 संख्या है, एक है 36। अब आप इसका गुणनखंड करना, 12 और 36 का क्या करना, गुणनखंड, और हमें ज्ञात करना है कि इसका मसफ क्या आएगा, 12 और 36 का मसफ, या हम कह सकते हैं एचसीएफ क्या आएगा। तो ज्ञात करने के लिए 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, ये हो गया 12 का गुणनखंड। इसी प्रकार हम 36 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 3 और 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36। ये हो गया 12 का गुणनखंड और ये हो गया 36 का गुणनखंड। अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वही हमारा होगा एचसीएफ। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ गए और इसमें भी 2 कॉमन आ गए, और 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, ये आ गया 3 कॉमन। दोनों में से कॉमन आना चाहिए, वही टर्म्स हम एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट भाग विधि, मसफ ज्ञात करने की सेकंड भाग विधि हम सीखेंगे। भाग विधि से कैसे मसफ ज्ञात करते हैं, तो भाग विधि से मसफ ज्ञात करने के लिए दो संख्या दे रखी होगी, 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी होगी, तो छोटी संख्या को भाजक मानते हुए, छोटी संख्या को भाजक मानते हुए बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या को भाजक मानते हुए बड़ी संख्या में भाग देते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तथा जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे पुनः भाजक मानते हुए, उसे पुनः भाजक मानते हुए, उसे पुनः भाजक मानते हुए पहले वाली संख्या में, पहले वाले भाजक में भाग देते। जो पहले वाली संख्या थी भाजक, उसमें भाग देते, पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, पहले वाले भाजक में भाग देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। शेषफल कितना नहीं प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया करते हैं। शेषफल 0 प्राप्त होने के बाद जो हमारा लास्ट भाजक है, जो लास्ट भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, मसफ। जो लास्ट भाजक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ या मसफ। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, मसफ ज्ञात करते हैं भाग विधि से, 392 और 889। एक एग्जांपल क्या लेते हैं, 392 और 889। इस एग्जांपल से देखेंगे हमें कैसे भाग देते हैं। तो 392 जो हमारी छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या को भाजक मानते हुए बड़ी संख्या में भाग देते हैं। किस संख्या में भाग देते हैं, बड़ी संख्या में। तो हमारा भाग जाएगा 2 बार, और कितना आया, 784। भाग कितने बार गया, 2 बार और 784। इसको हम घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब हमें क्या करना, जो शेषफल आया उसको भाजक मानते हुए पहले वाले भाजक में भाग देंगे, पहले वाले भाजक में भाग देंगे। जो शेषफल आया उसको भाजक मानते हुए पहले वाले भाजक में भाग देंगे, तो हमारे पास जाएगा भाग 3 बार और 315। तो अब यहाँ घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 9, 8 में से गया
777। अब इसको भाजक मानते हुए पहले वाले भाजक में भाग देंगे, जो हमारा 105 भाजक है उसमें भाग देंगे, तो भाग कितने बार जाएगा, हमारा भाग एक बार ही जाएगा 77। और हम इसमें से ये घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 बचेगा, और 9 में से 7 गया 2 बचेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 28। अब हम देंगे पहले वाले भाजक में भागफल, 77 में कितने बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा 2 बार, और हमारे पास कितना आ जाएगा 56। अब यहाँ पर हम 7 में से 6 गए 1 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा। अब हमारे पास भाजक कितना गया 21। 21 को पहले वाले भाजक में भाग देंगे 28 में, कितने बार भाग जाएगा, एक बार, और यहाँ पर कितना बच गया 7, और 7 का भाग देंगे पहले वाले भाजक 21 में, तो हमारा भाग जाएगा 3 बार, और 7 3 21, गैस पर आ गया हमारे पास 0। जब 0 आ जाएगा उसको हम यहीं पे भाग खत्म करके जो लास्ट भाजक है वो हमारा मसफा हो जाएगा, तो इसका मसफा कितना हो गया हमारे पास, इसका मसफा हो गया 7। अब हम ज्ञात करेंगे लसफा, कैसे ज्ञात करें, मसफा ज्ञात करना सीख लिया, अब हम ज्ञात करेंगे लसफा। लसफा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कैसे ज्ञात करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। लसब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, और मसब में क्या था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है, और यहाँ पर दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे कि 36 और 48 का हमें ज्ञात करना है एलसीएम, 36 और 48 का ज्ञात करना है एलसीएम, तो 36 और 48 का हम यहाँ पर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो करना आता है, कैसे करेंगे, 36 का हम अलग से भी ज्ञात कर लो, इसके साथ भी ज्ञात कर लो। 36 का 2 इंटू 2 को 2 से गुणे के 4, 4 को 3 से गुणे के 12, 12 को 3 से 36, ये हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 48 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 को 2 से गुणे के 4, 4 को 2 से गुणे के 8, इस प्रकार, नहीं तो इस प्रकार भी ज्ञात कर लो। 48 का ज्ञात करने के लिए 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, 24 को 2 से 48, हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48, ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, 2 और 3, यही कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 3, ये तो हो गया हमारे पास एचसीएफ। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये तो हमारा क्या हो गया एचसीएफ। और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएफ तो हमें पहले ही ज्ञात कर लिया था, और हम इसका एलसीएम ज्ञात वापस बता दिया कैसे करते, अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है उसको तो लेना ही है, 2 इंटू 3, जो कॉमन आ रहा है उसको लेना है, साथ में जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लेना, 2 इंटू 3, जो कॉमन आ रहा था उसको ले लिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेना होता है एचसीएफ। एलसीएम में जो संख्या बची है उन सबको लेना, 2 को 2 से गुणे के 4, 4 को 3 से गुणे के 12, 12 को 2 से गुणे के 24, 24 को 2 से गुणा के 48, और 48 को 3 से गुणा करना, तो कितना हो जाएगा, 48 को 3 से गुणा करोगे तो 144। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया 144, एलसीएम कितना आ गया 144। भिन्न का मसफा, भिन्न का मसफा व लसफा। अब हम ज्ञात करेंगे भिन्न का मसफा और लसफा दोनों। भिन्न का मसफा और लसफा कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्न का मसफा ज्ञात करने के लिए, भिन्न का मसफा ज्ञात करने के लिए अंश का मसफा और हर का लसफा, अंश का मसफा और हर का लसफा। और भिन्न का लसफा ज्ञात करने के लिए इसका उल्टा, अंश का लसफा और हर का
मसप। भिन्न का ज्ञात करने के लिए मसप जो ज्ञात करते हैं वो मसप ऊपर आ जाएगा, अंश का निकालेंगे और दूसरा वाला लसप हो जाएगा। इसी प्रकार हर का भिन्न का लसप ज्ञात करने के लिए अंश का लसप और हर का मसप। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 9/28, 15/22 और 3/5। इसका मसप और लसप दोनों ज्ञात करना, मसप और लसप दोनों ज्ञात करना, एचसीएफ और एलसीएम हमें दोनों ज्ञात करना, मसप भी ज्ञात करना और लसप भी ज्ञात करना। तो मसप ज्ञात करने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला, अभी जस्ट इससे पहले ही लिखा था। मसप ज्ञात करने के लिए अंश का मसप ज्ञात करेंगे। अंश का क्या ज्ञात करेंगे, मसप, अंश का मसप। तो हम यहाँ पर 9, 15 और 3 इसका मसप ज्ञात करेंगे और हर का लसप, हर का लसप। तो अब अंश का मसप क्या होगा, 9, 15, 3 का मसप क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन आता है, तीनों में भाग जाता है, तो हमारे पास मसप कितना आ जाएगा, 3। मसप कितना आ जाएगा, 3। और हर का लसप, लसप किसका ज्ञात करना है, हर का। हर संख्या कौन सी हमारे पास, 28, 22, 5, 28, 22 और 5। इसका हमें ज्ञात करना लसप। 28, 22, 5 का लसप कितना आ जाएगा, 1540। जो अभी हमने ज्ञात किया था 28, 22, 5 का लसप कैसे ज्ञात किया, अभी हमने पहले बताया। तो अंश का मसप 3 और हर का लसप कितना हो जाएगा, 1540। ये हो गया अंश का मसप और हर का लसप। तो हमारे पास मसप कितना हो जाएगा, मसप हो जाएगा 3/1540। अब हम ज्ञात करेंगे लसप। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, लसप। तो लसप ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लसप के लिए फॉर्मूला होता है अंश का लसप और हर का मसप, हर का मसप। तो यहाँ पर अंश का लसप 9, 15 और 3 का लसप क्या हो जाएगा, जो लसप क्या होगा, ऐसी संख्या जो इन तीनों में भाग जाता है। तो हमारे पास लसप कितना हो जाएगा, 45। लसप कितना हो जाएगा, 45। 9 का भाग 45 में 5 बार, 15 का भाग 45 में 3 बार और 3 का भाग 45 में 15 बार। जो तीनों में भाग जाता है और बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, लसप। तो 9, 15, 3 का लसप कितना हो जाएगा, 45। और अंश का ये तो हो जाएगा किसका, अंश का लसप। अब हमें ज्ञात करना हर का मसप। 28, 22, 5 जो हमारे पास हर है, हर का हमें क्या ज्ञात करना, मसप। तो 28, 22 और 5 का मसप। इसका मसप क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन आता है, जो तीनों में भाग जाता है। 28, 22, 5 ऐसी संख्या लेनी जो तीनों में भाग जाती। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो हमारा मसप कितना आ जाएगा, 1। जो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब इसका मसप कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। तो लसप कितना हो जाएगा हमारे पास, इस भिन्न का, इन भिन्न का लसप हो जाएगा, अंश का लसप हमारे पास 45 है और हर का मसप कितना, 1। तो हमारे पास लसप कितना हो जाएगा, एलसीएम 45/1। अब हम ज्ञात करेंगे दशमलव संख्याओं का मसप और लसप, मसप और लसप, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करेंगे किस संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का मसप और लसप। दशमलव होता है पॉइंट वाली संख्या, जिसमें पॉइंट लगा होता है वो संख्या। उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, जो संख्या दे रखी है उनमें संख्या में प्रत्येक दशमलव के बाद, प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद, प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद बराबर अंक होना चाहिए, बराबर अंक होना चाहिए। नहीं है, होना चाहिए। यदि नहीं होता तो हम आगे 0 लगाकर उसको बराबर अंक करेंगे। और सेकंड बात, दशमलव को हटाकर, दशमलव को हटाकर भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। थर्ड बात ध्यान क्या रखनी है, थर्ड बात हमें ध्यान रखनी है,
लसप या मसप ज्ञात करने के बाद, लसप व मसप ज्ञात करने के बाद वापस दशमलव लगाना, वापस दशमलव लगाना जरूरी है। दशमलव संख्याओं का कैसे ज्ञात करेंगे मसप और लसप? तो उनमें प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद क्या होना चाहिए? बराबर अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद क्या होना चाहिए? बराबर अंक होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो हमें उसके आगे पॉइंट के आगे एक जीरो लगा के बराबर करना होता है। सेकंड, दशमलव को हटाकर भिन्न के रूप में लिखेंगे और लसप व मसप ज्ञात करने के बाद वापस दशमलव लगाना जरूरी है। तो हम एक एग्जाम्पल से उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से मसप और लसप ज्ञात करेंगे। 2.4.36.048 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमें? एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना। 2.4 3.36.048 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। अभी मैंने बताया था कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए पॉइंट वाली संख्या के बाद पॉइंट बराबर अंक के बाद होना चाहिए। 2.4 0.36.048 इसमें क्या होना चाहिए? पॉइंट के बाद बराबर संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या। तो तीनों में 3 संख्या होनी चाहिए। नहीं है तो इसके आगे जीरो लगा के बराबर संख्या बनानी है। उसके बाद इस पॉइंट को हटा देना। 24/1 2 3 तो 1 2 3। 36 के बाद भी 3 जीरो होगा क्योंकि हम पॉइंट के बाद बराबर संख्या लेनी है। ये पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो गई, पॉइंट के बाद बराबर। अब इस अंश का क्या ज्ञात करना हमें? एलसीएम ज्ञात करना। तो 24 36 48 इसका ज्ञात करना हमें एलसीएम। 24 36 48 का क्या ज्ञात करना हमें? एलसीएम। तो 2 का भाग जाता है 24 में 12 बार, 36 में जाता है 18 बार, 48 में जाता है 24 बार। इसी प्रकार 2 का भाग 12 में 6 बार, 18 में 9 बार, 24 में 12 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है 12 में, 2 का भाग 3 बार, 9 में जाता ही नहीं, 12 में 6 बार। 2 का भाग 3 9 और यहाँ पर कितना बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पर 3 का 1 3 1 और फिर 3 का भाग 1 और 1 1। तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 को 2 से गुणा के 4, 4 को 2 से गुणा के 8, 8 को 2 से गुणा के 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 और 48 को 3 से गुणा करना। 2 4 4 को 2 से गुणा 8, 8 को 2 से गुणा के 16, 16 को 3 से गुणा के 48। अब 48 को किससे गुणा करना? 3 से। 48 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 को 3 से गुणा करो तो 8 3 24 2 4 12 13 तो 144। तो ऊपर वाली संख्या का हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम 144 अपॉन 1 2 3 0। तो 1 2 3 जो नीचे वाली संख्या वो सेम के सेम लिखेंगे। अब क्या करना है? अब लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? दशमलव के रूप में वापस लेना। तो 3 जीरो के बाद पॉइंट, तो पॉइंट 1 4 4। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? पॉइंट 1 4 4। अब हम ज्ञात करेंगे इसी संख्या का एचसीएफ। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नियम वही था, इसको दशमलव के रूप में दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। जो दशमलव था पॉइंट को बराबर संख्या करके इसको किसके रूप में लिखना? भिन्न के रूप में। अब ऊपर वाली संख्या का हमें एचसीएफ ज्ञात करना। तो 24 36 48 का एचसीएफ, 24 36 48 का एचसीएफ, 24 36 48 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 24 36 48 का, जिसमें तीनों संख्या का भाग जाता है, तीनों संख्या में भाग जाता है। ऐसी संख्या लेनी तो हमारे पास एचसीएफ कितना जाएगा? 12। 12 का भाग 24 में भी जाता है, 36 में भी जाता है और 48 में भी जाता है। तो हमारे पास 12/1000, 12 कितना गया? 1000। तो पॉइंट, अब हमें कितने के बाद पॉइंट लगाना? 3 संख्या के बाद नहीं है तो 0 1 2।
तो 0.012। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले तो पॉइंट के बाद बराबर संख्या होनी चाहिए, नहीं है तो हम 1 से 0 लगा के इन तीनों को बराबर पॉइंट करेंगे। उसके बाद जो भिन्न के रूप में बन गए उसका एलसीएम पूछा तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और नीचे वाली संख्या सेम के सेम रहेगी। और ऐसे पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और नीचे वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे और जितनी संख्या के बाद उससे हम बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात, ये हो गया एचसीएफ और ये क्या हो गया एलसीएम। आगे समझे? नेक्स्ट हम लेंगे आगे। अब हम आगे ज्ञात करेंगे घात का एलसीएम और एचसीएम। जो घातांक वाली संख्या होती है उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। घातांक वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। घातांक वाली संख्या का घात का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे? तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे कम घात वाली संख्या, सबसे कम घात वाली संख्या, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे कम घात वाली संख्या। और एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे अधिक घात वाली संख्या, सबसे अधिक घात वाली संख्या। एचसीएफ सबसे कम घात वाली संख्या, एलसीएम सबसे अधिक वाली घात वाली संख्या। ये दोनों धनात्मक संख्याओं में ही लागू होगा, जिसकी घात क्या हो? धनात्मक। घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक। धनात्मक घात में सबसे कम वाली घात और सबसे अधिक वाली घात का एलसीएम हो जाएगा और कम वाली घात का एचसीएफ। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 5 की घात 7, 5 की घात 3, 5 की घात 10, 5 की घात 18। तो अब हम ज्ञात करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ, हमें क्या करना है? ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ क्या ज्ञात करना? एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे अधिक घात। सबसे अधिक घात इसमें से कौन सी आ रही है? 5 की घात 18। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 की घात 18। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे कम घात वाली संख्या। तो सबसे कम घात कौन सी है? 5 की घात 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 और एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 की घात 18। ये तो होगा धनात्मक संख्याओं के लिए। ऋणात्मक घात वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम। ऋणात्मक घात वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ये हमें ज्ञात करना। जैसे एग्जांपल लेकर हम समझते हैं 7 की घात -3, 7 की घात -7, 7 की घात -9, 7 की घात -4, 7 की घात -11। ये हमें एक एग्जांपल दे रखा है, इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या ज्ञात करना आपको? एलसीएम और एचसीएफ। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे एलसीएम और उसके बाद ज्ञात करेंगे एचसीएफ। अभी हमने क्या पढ़ा था? घात वाली संख्याओं पे क्या होता है? एलसीएम सबसे अधिक घात। एलसीएम क्या होता है? सबसे अधिक घात। और एचसीएफ क्या होता है? सबसे कम घात। सबसे कम घात। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है? ऋणात्मक में एक बात ध्यान रखना है, ऋणात्मक में क्या होता है? सबसे अधिक घात। ऋणात्मक में क्या होता है? जो घात बड़ी हो, जो घात बड़ी दिखती है, बड़ी दिखाई देती है, जो घात बड़ी दिखाई देती है वह छोटी होती है और जो छोटी दिखाई देती है वो क्या होती है? बड़ी। ऋणात्मक में क्या होता है? जो घात बड़ी दिखाई देती है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे अधिक घात लेनी, तो सबसे अधिक घात यहाँ पर -3 होगी। जो बड़ी है वो क्या होगी? छोटी होगी और जो छोटी है वो क्या होगी? बड़ी। तो सबसे अधिक घात कौन सी? 7 की घात -3 और जो सबसे कम घात जो सबसे बड़ी है 7 की घात -11। ऋणात्मक में एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, जो घात बड़ी दिखाई देती है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पर जो बड़ी घात दिखाई दे रही है -11 वो तो हो गई छोटी और जो छोटी घात दिखाई दे रही है 7 की घात -3 वो क्या हो गई? अधिकतम बड़ी घात। ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ। कर दो। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि थोड़े एक और क्वेश्चन घात का एलसीएम लेकर हो सकते हैं। 3 की घात 8 और 6 की घात 4
का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें? एलसीएम और एचसीएफ। 3 की घात 8 और 6 की घात 4 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। 3 की घात 8 और 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 की घात 4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 की घात 4, तो यहाँ पर 2 की घात 4 और 3 की घात 4 दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट जगह क्या? 3 की घात 8। अब हमें लेना है एलसीएम और एचसीएफ। अगर समझ में क्या हो गया? 2 की घात 4 ये अभाज्य प्राइम फैक्टर है और ये दोनों क्या है? प्राइम फैक्टर। 6 को क्या लिख सकते? 2 इंटू 3, दोनों की घात 4 है तो दोनों की घात 4। एलसीएम क्या था? एलसीएम था अधिकतम घात। तो अधिकतम घात हमारे पास कितनी है? 3 की घात 8 और 2 की घात 4। ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है? मिनिमम घात जो दोनों में कॉमन आती है। मिनिमम घात कितनी है यहाँ पर? 3 की घात 4 जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 की घात 4 और एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 की घात 8 और 2 की घात 4। एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन आता है। यहाँ पर 3 की घात 4 ही दोनों में कॉमन आ रहा है। जो मिनिमम घात है वही आंसर होगा। और एलसीएम में मैक्सिमम घात होती है वो आता है आंसर। तो मैक्सिमम घात 3 की घात 8, 2 की घात 4। एचसीएफ हो जाएगा 3 की घात 4। तो हाँ स्टार्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ बातें हैं वो सीखेंगे हम। इंपॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट क्या है? यदि क्वेश्चन में या प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम ये वर्ड दे रखा है, इसका मतलब हम ज्ञात करेंगे मसपर। क्या ज्ञात करेंगे? मसपर। यदि क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या दे रखा, छोटे से छोटा या छोटी से छोटी वर्ड दे रखा है, इसका मतलब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। अधिकतम दे रखा है या बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है तो हम ज्ञात करेंगे मसपर। और छोटी से छोटी ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे लसपर। सेकंड पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, लसपर में एलसीएम में एचसीएफ से पूरा भाग जाएगा। क्या होगा? एलसीएम में एचसीएफ से पूरा भाग जाएगा। इस संख्या एलसीएम में एचसीएफ का क्या है? पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट रूल, यदि किसी संख्या का अनुपात दे रखा है, किसी संख्या का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मसपर a दे रखा है, उनका मसपर क्या? a, तो आपको ज्ञात करना है लसपर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी संख्या का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मसपर a है, तो लसपर क्या हो जाएगा? लसपर हो जाएगा उसका। लसपर ज्ञात करने के लिए हम दोनों अनुपात को गुणा करेंगे, x को y से गुणा करेंगे और साथ में मसपर को भी क्या करेंगे हम? गुणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ax y। तो अब एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात कितना देता है? संख्याओं का अनुपात 7:5 है तथा मसपर संख्याओं का अनुपात कितना देगा? 7:5 और मसपर दे रखा है 4 है, तो लसपर ज्ञात करो। लसपर ज्ञात करना है। क्या दे रखा हमें? दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है तथा मसपर कितना देगा? 4। तो हमें लसपर ज्ञात करना हो। लसपर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? इस रूल के अकॉर्डिंग लसपर ज्ञात करने के लिए संख्याओं का गुणनफल, अनुपात में जो संख्या दे रखी है उसका गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इनटू मसपर कितना दे रखा हमारे पास? 4 दे रखा। मसपर कितना दे रखा? 4। तो 7 को 5 से गुणा किया 35 और 35 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। तो लसपर कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारे पास 140। नेक्स्ट रूल,
नेक्स्ट रूल क्या है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल उसके मसप व लसप के गुणनफल के बराबर होता है। मसप व लसप के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है रूल? दो संख्या का गुणनफल, जो संख्या देखिए उसका गुणनफल उसके मसप व लसप के गुणनफल के क्या बराबर होता है? तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एलसीएम या लसप इंटू एचसीएफ या मसप, एचसीएफ या मसप बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला? लसप गुणा मसप बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। किसी संख्या का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम, हमें दो चीज दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ। ये दे रखा है, एलसीएम दे रखा हमारे पास 665 और एलसीएम दे रखा 19। एचसीएफ कितना देगा? 19 और एलसीएम कितना देगा? 665। और हमें एक संख्या दे रखी है 95। एक संख्या कितनी दे रखी है? 95। और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना? हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है जो नहीं दे रखी है। एक एचसीएफ दे रखा 19, एलसीएम दे रखा 665 और एक संख्या दे रखी 95, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम कितना हमारे पास? 665, एचसीएफ कितना? 19। एलसीएम कितना? 665 और एचसीएफ कितना? 19। फर्स्ट संख्या कितनी देर की हमारे पास? 95 और सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये 95 इधर गुणा में इधर आएगा, बाद में 665 इंटू 19/95। तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी? सेकंड संख्या। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेकंड संख्या 133। कितनी आ जाएगी सेकंड संख्या? 133। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 6 ब्रैकेट a माइनस बी 9 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 18 a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका हमें ज्ञात करना एलसीएम और एचसीएफ। तो हमें इन सब तीनों संख्याओं का प्राइम फैक्टर करना, अभाज्य गुणनखंड। 6a माइनस बी, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3। 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 3 a माइनस बी का a माइनस बी। इसी तरह हम करेंगे 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 9 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसी तरह हम थर्ड 18 a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 18 a क्यूब माइनस बी क्यूब। 18 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 2 18 a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a माइनस बी a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब a स्क्वायर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब हमें ज्ञात करना एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? जो इनमें से कॉमन आ रहा है वो लेना। पहले तो कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 3 कॉमन आ रहा है, ये 3। और एलसीएम हम क्या लेते हैं? जो कॉमन नहीं आता उसको भी लेते हैं। तो 3 इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, 2 में ही कॉमन आ रहा तो 3 को भी ले लिया, और 2 इन 2 में ही कॉमन आ रहा तो 2 को भी ले लिया। इसके साथ इन तीनों में a माइनस बी कॉमन आ रहा तो a माइनस बी। इसके साथ ये भी लिख दिया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस का a प्लस बी जो कॉमन नहीं आ रहा। और एचसीएफ में क्या होता है? एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है वो लिखा, उसके साथ जो कॉमन नहीं आ रहा वो लिखा। एचसीएफ में क्या होगा? जो कॉमन आ रहा है उसी को लेना। तो हमारे पास कॉमन केवल एक 3 ही आ रहा है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और इनमें से कॉमन a माइनस बी आ रहा है तो a माइनस बी लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट a माइनस बी और एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
और a प्लस बी। हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला के रूप में भी लिख दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a प्लस बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन क्या, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में सहस्फल 2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? हमें ये याद करना, वह संख्या क्या होगी? तो 6, 9, 12, 15, 18 का लसफल। लघुत्तम का अर्थ मैंने बताया था, छोटी से छोटी या लघुत्तम हो तो हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम अभी हम ज्ञात करते हैं 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम इस प्रकार ज्ञात करेंगे तो 180 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 180। देखो 2 का भाग 3 बार, 9 में जाता है नहीं, 12 में 6, 15, 6, 2 का भाग 3, 9, 3, 15 और 3, 3 का भाग 3, 9 में 3 बार, 3, 15 में 5 बार और 3 का 1 बार और 3 में भी 1 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर 3 का जाएगा और 5 का जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 180। अब प्रत्येक दिशा में सहस्फल 2 बचा है। 6, 9, 12, 15 का एलसीएम 180 आ रहा है, इसका मतलब 180 में इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना है? वह संख्या जिसमें सहस्फल कितना होना चाहिए? 2। तो अभी 180 में इन संख्याओं को भाग देंगे, पूरा जाएगा। तो 180 में जो सहस्फल प्राप्त है उसको जोड़ते हैं तो 182। 182 में इन संख्याओं का भाग देने पर सहस्फल कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? सहस्फल 2। तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ गई? 182।